नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में इस बार मेरे साथ हैं प्रदेश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश बाजिया। हार्ट यानी दिल इंसान के शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है। जीवन शैली एवं रहन सहन में आया बदलाव हमारे दिल के लिए खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में बचाव के लिए दिल का ध्यान एवं उसे निरोग रखना जरूरी है। इसके साथ जीवन शैली में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, इस दिल की बीमारी होने के लक्षण को कैसे पहचाना जाए। कई बार छाती में हो रहे दर्द को हल्के में लेते हैं। कैसे पहचाने कि यह साधारण दर्द है, गैस्ट्रिक है या अन्य कोई दिल से संबंधित बीमारी है। दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचाने, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए, बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश बाजिया। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू बालकृष्ण जी। आई फील प्रिविलेज कि आज आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर। सो आई अगेन थैंक यू। डॉक्टर्स डे की डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और हमारे इस एरिया के अंदर एक तरह से ये बीमारी कॉमन होती जा रही है। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि हृदय रोग क्या है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है। हृदय रोगों की बीमारी ऐसा नहीं कि इसी एरिया में कॉमन होती जा रही है। हृदय रोग ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत कॉमन हो चुका है। इस समय मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ मॉर्टलिटी का वर्ल्ड वाइज कॉमन कारण यही है, हार्ट अटैक और हार्ट की प्रॉब्लम्स। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को कैसे पहचाने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। हार्ट की प्रॉब्लम को पहचानने का है कि सिम्टम्स अपने क्या हो, अर्ली सिम्टम्स क्या पहचान करके अपन डॉक्टर से संपर्क करें। हार्ट की प्रॉब्लम में मेन होती है हार्ट अटैक, जिसको कॉमन भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं और मेडिकल भाषा में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। बेसिकली इसके सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम होता है सीने में दर्द। अब सीने में किस तरह का दर्द हो कि हम उसको सीरियस लें और इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये इंपॉर्टेंट। सीने में दर्द ऐसा जो अचानक से उठा है, सीवियर नेचर का है, पूरी चेस्ट में हो रहा है, रेट्रोस्टर्नल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रेट्रोस्टर्नल छाती के बीचों बीच भारीपन के साथ अपने को घबराहट होती है, पेशेंट को घबराहट, सांस लेने में दिक्कत, ही फील सफोकेटेड, उसको लगता है कि मुझे सांस ही नहीं आ रहा है। और ये दर्द चलने फिरने से बढ़ता हो, एग्रीवेट होता हो, रेस्ट करने से कम होता हो। साथ साथ इस दर्द का रेडिएशन दोनों हाथों में हो सकता है या मोस्टली लेफ्ट हैंड में होता है। इस तरह के यदि सिम्टम हो और अपने को चलने पे सांस भरे, सांस लेने में दिक्कत हो, तो अपने को इमिडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। आपने बताया डॉक्टर साहब ये छाती के बीचों बीच या जिस साइड के अंदर हार्ट है बीचों बीच रेट्रोस्टर्नल होता है। वैसे हार्ट का दर्द अम्बलाइकस से ऑक्सीपिट तक कहीं भी जा सकता है। कई बार कुछ पेशेंट्स को केवल जाव पेन होता है, जबड़े में दर्द, बट मोस्ट कॉमन साइट रेट्रोस्टर्नल होती है। छाती के बीचों बीच इस रीढ़ जो ये स्टर्नम है उसके पीछे की तरफ आपको ऐसा दर्द फील होगा कि किसी ने मुझे जकड़ लिया हो या मेरे सीने में भारी चीज़ रख दी हो, जिससे मुझे सांस लेने में दिक्कत आ। आप एक नई चीज़ बता रहे हैं कि जबड़े में दर्द, ये भी हार्ट का कारण हो सकता है। बिल्कुल, जबड़े में दर्द, आइसोलेटेड सडन ऑनसेट जबड़े में दर्द हार्ट का टिपिकल फीचर है। यानी किसी को जबड़े में दर्द है तो वो डेंटिस्ट की बजाय हार्ट स्पेशलिस्ट के बजाय डेंटिस्ट को दिखाएं। और उसको ये दर्द ये फ्रिक्वेंटली चलने फिरने से बढ़ रहा है, जबड़े का दर्द चलने से बढ़ रहा है या खाना खा के चलता है फिर बढ़ रहा है, तो इसको अपने को कार्डियक सिम्टम मानते हुए कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, हार्ट की बीमारी के बारे में कहा जाता है कि ये एक हेरिडिटी बीमारी है, यानी ये जिसको वंशानुगतता बोलते हैं, ये है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? हार्ट की प्रॉब्लम्स को अपन यदि ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक चीज़ वो जो बच्चों में, छोटे बच्चों में जन्मजात डिफेक्ट की वजह से होती है। हार्ट का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, बच्चा जब माँ की कोंख में था उसका हार्ट का पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ, एनाटोमिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो यूजुअली छोटी एज में प्रेजेंट करता है, छोटे बच्चों में। उसके सिम्टम होते हैं बच्चे को सांस ज़्यादा बढ़ता हो, बच्चा फीडिंग करते वक्त जल्दी थक जाता हो, उसके ललाट पे पसीना आता हो, उसका वेट गेन अच्छे से ना हो रहा हो, जितना वेट गेन उसके पीयर ग्रुप के बच्चों के साथ हो रहा है उसका नहीं हो पा रहा हो, साथ में वो कुछ चलता हो या ब्रेस्ट फीडिंग करता हो तो नीला पड़ जाता हो। ये हार्ट के कॉन्जेनिटल डिफेक्ट जो कि
और बाई बर्थ डिफेक्ट होते हैं, उसके सिम्टम हो सकते हैं। और कुछ इस तरह के कॉन्जेनिटल डिफेक्ट हैं जैसे कि दिल में छेद होना, वो कई बार एडल्टहुड में भी प्रेजेंट कर देते हैं। उनका सिम्टम होता है चलने फिरने में सांस, कभी धड़कन का एबनॉर्मल हो जाना। कुछ ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम है जो एक्वायर्ड होती है, लाइफस्टाइल रिलेटेड होती है। मतलब अपन जब पैदा हुए हैं अपना हार्ट बिल्कुल ठीक है, बट अपनी लाइफस्टाइल इस तरह की है जो धीरे धीरे अपने रिस्क फैक्टर डेवलप करके, जैसे हाइपरटेंशन के मरीज हो जाते हैं, डायबिटीज़ के मरीज हो जाते हैं, और धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर के अपने को हार्ट अटैक के रूप में प्रेजेंट करता है। जो कि पहले ऐसा था कि इस तरह की प्रॉब्लम 50+ 60+ लोगों में होती थी, बट आजकल हार्ट अटैक देखने को मिलता है कि 16 साल के लड़के में भी हार्ट अटैक देखने को मिलता है। ये सब लाइफस्टाइल रिलेटेड, जंक फूड रिलेटेड, ओबेसिटी रिलेटेड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रिलेटेड या ओवर स्ट्रेस रिलेटेड मैनिफेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर आपने कहा ओवर स्ट्रेस की बात की आपने। व्यक्ति तो आजकल जैसे जीवन शैली है, हर व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, लेकिन आपकी डॉक्टरी भाषा में, चिकित्सा की भाषा में हृदय कब तनाव में आता है और उसे आप डिस्ट्रेस करने के लिए क्या सलाह देंगे? हृदय हार्ट एक पंप है जो पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता है। जब भी पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा, आइदर मेंटल स्ट्रेस, इन्फेक्शन, ब्लड लॉस या कोई और प्रॉब्लम होगी, तो हार्ट को डेफिनेटली ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो उसको अपन हार्ट की स्ट्रेस कंडीशन कह सकते हैं। कोई इन्फेक्शन हुआ या अपने को फीवर हो गया या फिर अपने को ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हार्ट का स्ट्रेस बेसिकली सेकेंडरी टू अदर फैक्टर्स है। हार्ट का खुद का स्ट्रेस तब आता है जब इसकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही हो, बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए अपनी कोरोनरी आर्टरीज में और उसकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती हो, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा हो, क्योंकि हार्ट एक पंप है जिसको कंटिन्यूस ब्लड चाहिए। यदि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो अपने स्ट्रेस में आ जाएगा और उसके सिम्टम होते हैं सांस भरना, सीने में दर्द होना, ज़्यादा थकान होना, धड़कन के रूप में अपीयर होना, ये उसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों डिस्ट्रेस कैसे करेंगे, उसको आप क्या सलाह देंगे? हार्ट को डिस्ट्रेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल इस तरह से होनी चाहिए कि डेली अपन 30 to 40 मिनट्स वॉक करें। वॉक में स्पेशली ब्रिस्क वॉक को हार्ट के लिए अच्छी माना जाता है, साइकिलिंग अच्छी मानी जाती है, या स्लोली अपन जॉग कर सकते हैं। तेज़ रन करने का, एथलेटिक जो रन करते हैं उससे वो एक अलग चीज़ है, बट हार्ट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ब्रिस्क वॉक या स्लो जॉगिंग है। मतलब वॉकिंग की बात करें, जॉगिंग करें या वॉकिंग करें? ब्रिस्क वॉक मतलब तेज चलना। कितने मिनट रेगुलर तेज चलना? 30 to 40 मिनट्स पर डे एट लीस्ट 5 days a week। 7 दिन में 5 दिन आपको। उसमें कोई मॉर्निंग या इवनिंग का भी कोई है या कोई टाइमिंग का कोई फर्क नहीं है। जब भी आपको सूटेबल टाइम मिले, खासकर एम्प्टी स्टमक करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, भूखे पेट। तो उससे थोड़ा सा कंफर्ट फील करेंगे आप वॉक करने के दौरान। इसके अलावा भी कोई ऐसा गहन व्यायाम करना चाहिए या कोई जरूर? योग बेस्ट है, खासकर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं या जो खासकर टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग हैं, जो एंग्जियस पर्सनैलिटी होती है, उनको योग बहुत जरूरी है। तो आपकी एलोपैथी तो न तो योग को मानती है और न ही आयुर्वेद को मानती है। इस बात को लेकर के बड़ा विवाद चला। ऐसा नहीं, एलोपैथी योग को बहुत सपोर्ट करती है। योग बेस्ट है। अगर योग बेस्ट है तो फिर आयुर्वेद भी बेस्ट होता? आयुर्वेद के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, बट योग को मैंने अपनाया। योग इस लाइफस्टाइल को सुकून और अच्छा रखने के लिए योग अच्छा है। योग करना चाहिए। योग करना। एलोपैथी किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले डिबेट चली थी कि एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद, उसी से लिया ये मैंने। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जैसे कुछ लोग हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर उनको होता है, और कुछ लोग शुगर के भी शिकार होते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले हाइपरटेंशन आता है, फिर शुगर आती है, या पहले यूं कहो कि पहले शुगर आता है फिर ये आता है। तो इन दो चीज़ों से भी हृदय रोग की मतलब जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि हाइपरटेंशन यूजुअली मैनिफेस्ट होता है सिम्टम के रूप में। उससे पहले वो लगभग 5 से 10 साल तक हाइपरटेंशन चलता रहता है और ये मोस्टली इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। मतलब किसी और वजह से अपन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया तो पता चला कि अपन हाइपरटेंशन के पेशेंट भी हैं। मतलब मरीज को पता नहीं चलता? मरीज को पता नहीं चलता, यूजुअली नहीं पता चलता।
या तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए जिसको एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन बोलते हैं, तब पेशेंट को सिम्टम अपीयर होते हैं, चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, चेस्ट हैवीनेस फील हो सकती है। या फिर मोस्टली टाइप 1 और टाइप 2 जो स्टेज 1 स्टेज 2 हाइपरटेंशन होते हैं वो यूजुअली एसिम्टोमेटिक होते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर का काफ़ी अच्छा कोरिलेशन है। देखा ये गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो अपनी वेसल्स होती है उनका एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो जाता है, उनमें हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। सो काफ़ी ये इट्स कॉमन, इट्स वेरी कॉमन कि मोस्टली शुगर के मरीजों में ब्लड प्रेशर मिलता ही है ऑलमोस्ट लगभग। मतलब जिसको शुगर हो गया है उसको साल 6 महीने 2 साल बाद जितना बना तो उसको बीपी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो इसका तो मान लिया कि सब ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो उसके बाद आपको हार्ट की डिजीज हो जाती है, लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर लो रहता है क्या उनको भी ये बीमारी हो सकती है? ब्लड प्रेशर लो होना इज कोई बेसिकली टर्म नहीं है। तो यदि अपन यूज़ करें हाइपोटेंशन जिसमें कि ब्लड प्रेशर 90 से नीचे आ जाता है और सिस्टोलिक 90 से नीचे, डायस्टोलिक 60 से नीचे, उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। उसके कई कारण हैं, जैसे कि अपना हार्ट फेल हो जाए, हार्ट काफ़ी वीक हो जाए, या अपने को डायरिया वॉमिटिंग हो जाए जिससे कि अपने ब्लड का पूरा पानी बाहर निकल जाए। उस कंडीशन में हाइपोटेंशन हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर जो कि कॉमन एक लेमन टर्म है कि ब्लड बीपी लो हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 से नीचे होता है, डायस्टोलिक 80 से नीचे होता है। लेस देन 120 बाई लेस देन 80, नीचे कितना? अप टू 90 नॉर्मल है। 90 टू 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यदि इससे नीचे हो रहा है दैट इज हाइपोटेंशन। उस कंडीशन में अपने को कुछ ना कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करके पता करवाना चाहिए कि ब्लड प्रेशर इतना कम क्यों हो गया। मतलब इससे इसके रोग का कोई संबंध है इससे? हार्ट के बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। जैसे किसी का हार्ट फेलियर है, उसकी पंपिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है, उस कंडीशन में अपने को ब्लड प्रेशर लोअर मार्जिन पे मिलता है। डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है जब बॉडी के अंदर, उसकी कोई विशेष आयु होती है या कभी भी बचपन में भी हो सकता है और बुढ़ापे में भी हो सकता है और जवानी में भी हो सकता है? यहाँ पे आपको यदि कोलेस्ट्रॉल की बात करना चाहते हैं तो अपन एक पूरी स्टोरी डिस्कस करते हैं। अपने को देखने को मिलता है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जो भी कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। अराउंड 10 टू 20 ईयर एज के अंदर हर आदमी की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको फैटी स्ट्रिक बोलते हैं। ये इनिशियल स्टेज होती है, ये हर नॉर्मल हेल्दी आदमी मिलती है। बट उन लोगों में जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड खाते हैं, ओबीज हैं, उनमें वो रैपिडली और बैड टाइप का, बुरे प्रकार का कोलेस्ट्रॉल जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फैटी बोलते हैं डॉक्टर, इसको एलडीएल या एचडीएल क्या बोलेंगे इसको? बैड प्रकार का जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। सो जो ये फैटी स्ट्रिक जमा होने स्टार्ट कर देती है, ये धीरे धीरे ग्रो करके प्लाक का रूप ले लेती है और ये प्लाक ग्रोथ करके ब्लॉकेज का रूप ले लेता है। यदि प्लाक की परत फट जाती है, सपोज करो, क्योंकि वो यदि सॉफ्ट है और वो परत फट जाती है, उसमें ब्लड की कोशिकाएं जमा होकर के क्लोट बना लेती है और एक्यूट हार्ट अटैक, बड़े हार्ट अटैक का रूप ले लेती है। इसलिए हार्ट अटैक, एक्यूट बड़ा हार्ट अटैक जिसको स्टेमी बोलते हैं हमारी भाषा में, वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, इवन विदाउट एनी रिस्पेक्टर। मान लो कोई हेल्दी पर्सन है, उसकी कोई डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, स्मोकर भी नहीं है, एनी रिस्पेक्टर, कोई भी रिस्पेक्टर नहीं है, फिर भी बड़ा हार्ट अटैक हो सकता है। मेडिकल साइंस प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है, लो प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि अपन किसी को ये कह दें कि आपको हार्ट अटैक होगा ही नहीं और आपको हार्ट अटैक होने की संभावना 100% है, ऐसा नहीं। लो प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी। लो प्रोबेबिलिटी उन लोगों को होगी जो अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखते हैं, जो शुगर के रोगी नहीं है, डेली एक्सरसाइज करते हैं, लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, साउंड स्लीप लेते हैं, उनका डाइट हैबिट अच्छी है, उनको हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी लो है। बट जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, उनको ज़्यादा चांसेस है हार्ट अटैक होने के। डॉक्टर साहब, जिसको मान लीजिए हार्ट अटैक हो चुका, हृदय रोग का वो बीमार मरीज बन गया, तो उसको आप मतलब जैसे अभी जंक फूड और फास्ट फूड की बात करें, इन चीज़ों से दूर रहना ही है, लेकिन इसके बावजूद आप उसको कौन से आहार का मतलब उसको कहेंगे कि कौन सा आहार लेंगे, वो क्या सलाह देंगे उनको? पर एक बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज डॉक्टर्स जो हम डील करते हैं वो
बीमारी होने के बाद डील करते हैं। बीमारी ना हो या हमारे पास बीमारी होने की रिस्क फैक्टर ना हो, उसके लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर होते हैं अपने पेरेंट्स। यदि अपनी बचपन में अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रही, खान पान की हैबिट्स अच्छी रही, तो अपने रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं होंगे, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की बीमारी या रिस्क फैक्टर अपने डेवलप ही नहीं होंगे। इसको प्राइमोडियल प्रिवेंशन बोलते हैं। इसलिए बेस्ट डॉक्टर्स अपने पेरेंट्स को मानना चाहिए। पेरेंट्स ने आपके अंदर क्या हैबिट्स डेवलप की है, क्या आपकी आदतें उन्होंने आपने अडॉप्ट करवाई है। एक बार आपको रिस्क फैक्टर डेवलप हो गए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम ना हो, हार्ट अटैक ना हो, उससे बचने के लिए अपने को प्राइमरी प्रिवेंशन करना होगा। और एक बार हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक होने के बाद आपका इलाज हो गया, दोबारा प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए अपने को बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीनी होगी। जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब दवाइयाँ करते हैं वो दवाइयाँ टाइम पे लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर से पूछे दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, अपने को डेली 30 to 40 मिनट्स वॉक करना चाहिए। घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी खाना खाने की कोशिश करें। फ्रूट रिच डाइट लें, सैलड रिच डाइट लें और अपने मन को और स्ट्रेस फ्री रखें। बिकॉज ऐसा देखा गया कि एडल्ट में आजकल जॉब का कुछ इस तरह का बहुत सारा स्ट्रेस है जो वह भी अपनी हार्ट की प्रॉब्लम को एग्रीवेट करता है, बढ़ाता है। डॉक्टर साहब, मैं आहार की बात कर रहा था। हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं और कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेज खाते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि मछली जो है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 होता है, इसलिए हार्ट के लिए अच्छी होती है। या कुछ लोग जैतून के तेल की बात करते हैं, सूरजमुखी के तेल की बात करते हैं, मूंगफली के तेल की बात करते हैं। तो आपकी दृष्टि से कौन सा तेल खाना चाहिए या कोई तेल खाना ही नहीं चाहिए? वैसे देखा जाए तो यदि नॉन वेज और वेजिटेरियन डाइट की मैं बात करूं तो वेजिटेरियन डाइट हार्ट के पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है बजाय नॉन वेजिटेरियन डाइट। बट नॉन वेज में यदि अपन फिश की बात करें, फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं ज़्यादा, उनको पूफा बोलते हैं। वो हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, वो स्ट्रोक प्रिवेंशन भी करते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो यदि वीक में 2 सर्विंग फिश की ले लें या लेते हैं तो उनके लिए हार्ट के लिए ठीक माना जाता है। बट लाल मांस, जिसको मटन बोलते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू। वी शुड अवॉइड लाल मांस और चिकन भी अवॉइड करें। चिकन बट एक बहुत कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं कि रह नहीं पाते, तो 15 दिन में या महीने में 1 सर्विंग ले ले तो कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। बट डेली बेसिस, क्योंकि उसको अपन बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं, तो फ्राई किया हुआ कोई चीज़ हार्ट के लिए ठीक नहीं होता है। बात करते हैं तेल की, तो वो तेल जिनके अंदर की मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तेल होता क्या, बेसिकली फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर, सेफ्लावर, इनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये अपने लिए अच्छे होते हैं। बट अपन तेल की बात करें तो उसमें कौन सा तेल, रिफाइंड, डबल रिफाइंड या कच्ची घानी, तो बेस्ट होता है कच्ची घानी का। रिफाइंड ऑयल, हालांकि जो शॉपकीपर होता है रिफाइंड ऑयल प्रेफर करता है क्योंकि वो लंबे समय तक रह सकता है, ख़राब नहीं होता। बट कच्ची घानी का तेल बेस्ट होता है, इसलिए वी शुड यूज कच्ची घानी का तेल। मतलब अगर तेल खाए तो कच्ची घानी का तेल खाए, रिफाइंड अवॉइड करें। सेफ्लावर, सरसों का, अपने को नारियल का तेल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नारियल का तेल नहीं यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अपने चिकन, मटन और फिश की बात करी तो अपन अल्कोहल की भी बात कर लेते हैं। तो हमारे इधर चूँकि एरिया जो सारा पंजाब के सटता, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर इधर एडजॉइनिंग है सारा, तो चूँकि कल्चर भी थोड़ा थोड़ा इधर मिलता जुलता है, तो हमारे यहाँ इधर कहा जाता है कि साहब दिल की बीमारी से यदि बचना है तो 2 पैग है ज़रूरी। तो इसमें कुछ है, इस कहावत में तंथ है या फालतू पीने वालों को बहाना है? कि अल्कोहल प्रोटेक्टिव है, बट मेडिकल साइंस में यूरोपियंस जो भी गाइडलाइंस आती है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की या यूरोपियन गाइडलाइन, बिकॉज यूरोपियंस एंड अमेरिकन आर यूज टू ड्रिंक और 45 ml to 60 ml विस्की, वोदका या जो अपन वाइन बोलते हैं, ऐसा कहते हैं कि प्रोटेक्टिव होती है। बट इंडियंस की तो नेचर होती है कि 45 to 60 ml में तो कुछ पता ही नहीं चलता कि अल्कोहल भी क्या है। वंस दे स्टार्ट, तब तक फिर जब तक पार्टी पूरी ख़त्म नहीं होती तब तक चलता रहता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि वी शुड अवॉइड अल्कोहल। और अपन अल्कोहल लेने के आदी हैं या मतलब अपनी आदत है या अपन लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं, तो 45 to 60 ml इज़ गुड। स्वस्थ आदमी की बात नहीं कर रहा डॉक्टर, मैं एक हार्ट के मरीज की बात कर रहा हूँ कि भी हार्ट का मरीज भी 45 to 60 ml ले सकता है पर डे। बिंज ड्रिंकिंग मतलब एक बार पिया हुआ, जैसे 6 दिन तक नहीं पी बट आपको 7वें दिन बोला कि 7 दिन की इकट्ठी हो गई,
60 ml पर डे में हिसाब से जोड़ूँ तो 7 दिन का एक बोतल पूरी ले लूँ है पूरी लेनी है। दैट इज़ ऑलवेज डेंजरस, ऑलवेज डेंजरस। डॉक्टर साहब हार्ट के दर्द की बात करें, हृदय रोग दर्द की बात करें कि कई बार छाती में दर्द उठता है और जिसकी छाती में दर्द उठता है वो ये सोच करके कि भाई ये गैस्ट्रिक होगा या कोई किसी और वजह से दर्द होगा, तो ये हार्ट अटैक है या कोई दर्द और है, ये कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें? बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं यूजुअली मेरी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि पेशेंट को 3 दिन से तकलीफ चल रही है, वो कहता है साहब हमने तो सोचा कि गैस थी और हमने लोकल फिजिशियन या जो भी डॉक्टर से कंसल्ट किया, हम इसको गैस ही मान रहे थे। अचानक होने वाली कोई भी तकलीफ, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सांस भर रहा हो, चाहे वो सीने में डिस्कम्फर्ट हो, चाहे दर्द हो, हमें हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कौन सी गैस हो अभी अचानक सडन ऑनसेट हो गई। और कॉमन मिमिकर है जो कंफ्यूज करते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, वो एक तो गैस बनना, दूसरा सांस का बढ़ना, क्योंकि शुगर के मरीजों में यूजुअली पेन कम होता है, चेस्ट पेन कम होता है, वो सांस अचानक से सडन ऑनसेट, फटीग, डिस्कम्फर्ट, घबराहट, कई मरीज ऐसे भी कहते हैं साहब मुझे तो अचानक से आज घबराहट हो गई और कुछ नहीं हो रहा, दर्द भी नहीं हो रहा, सांस भी नहीं हो रहा, आई एम हैविंग ओनली घबराहट, वो भी एक कार्डिनल सिम्टम है हार्ट का। इसलिए कोई भी अचानक से इंडाइजेशन हुआ, गैस बनी, घबराहट हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हुआ, वी शुड कंसल्ट इमीडिएटली टू कार्डियोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर साहब यहाँ तो खान पान से भी हो सकता है या नहीं? मान लीजिए आपको घबराहट हो रही है, मान लीजिए आपके गैस बन रहा है, तो वो कुछ ऐसा भी दिन में खा लिया हो, कुछ पी लिया हो, उसकी वजह से भी हो सकती है, बट गैस की तकलीफ जानलेवा नहीं है, हार्ट की तकलीफ जानलेवा, हार्ट की तकलीफ जान, इसलिए अपने को रूल आउट करना मस्ट है कि हार्ट की तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि अपन अपनी इग्नोरेंस, मान लो अपन उसको गैस लेके घूम रहे हैं और गैस 3 दिन 4 दिन से चलती जा रही है, 3-4 दिन से हार्ट अटैक चल रहा है, वो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन के रूप में प्रकट कर सकता है, हार्ट का वाल्व लीक हो सकता है, हार्ट का पर्दा फट सकता है और हार्ट काफ़ी वीक हो सकता है। इसलिए इट्स बेटर कि हम उसको अच्छे स्पेशलिस्ट से दिखा के रूल आउट कर लें एटलीस्ट कि हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर साहब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग कहीं जाते हैं तो मेहमान नवाजी के रूप में चाय और कॉफ़ी लोग ऑफर करते हैं, सर्व करते हैं, सारी बातें होती है। चाय कॉफ़ी मतलब रूटीन में चलता रहता है, अपने एक आदमी जो है दिन में 5-7 बार चाय भी पी लेता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या चाय और कॉफ़ी से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है क्या? वैसे तो डायरेक्ट लिंकेज तो नहीं है कि कॉफ़ी या चाय का सेवन करने से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है, बट अपने यहाँ ऐसा देखा गया है कि चाय में चाय कम, दूध और चीनी ज़्यादा होती है, अल्टीमेटली अपन कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं। दिन में यदि मान लो 5 चाय ले रहे हैं, 5 गिलास दूध और 5 उसमें इतनी सारी चीनी, वो कैलोरी अपनी बॉडी में जाएगी, वो कैलोरी जा कर के अपने मोटापे का कारण बनेगी और वो बैड हाई कैलोरी इंटेक कार्बोहाइड्रेट के रूप में यदि लेते हैं तो बैड फैटी एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, अल्टीमेटली वो हार्मफुल है। यदि अपन चाय लेते हैं जिसमें मिनिमम दूध हो, मिनिमम चीनी हो या विदाउट चीनी ले, तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई हार्ट अटैक से डायरेक्ट लिंकेज है। मतलब चाय कॉफ़ी इतना मतलब सेहत के लिए नुकसानदायक तो है, लेकिन हार्ट के लिए इतना लिमिटेड अमाउंट में लें, सीमित मात्रा में लें और उसमें चीनी और दूध कम लें। डॉक्टर साहब मेरा सवाल है कि मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आता है और तो वो खुद को मतलब ये आफत पड़ने पर कैसे एक तरह से बचाए, उस समय क्या करें? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अपन अपना जो इंडिया देश, आपात परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ मैं। भारत की 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है और गांव में मेडिकल फैसिलिटी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। जब भी अपने को लगे कि अपने को कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सीने में अचानक से दर्द हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट टैबलेट होती है डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम, अचानक तुरंत उसको चबा के खा जाना है, चूस लेना है। उसके बाद में अपने को इमीडिएटली नियर बाई डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी अपन जाएंगे अपने हार्ट का साल्वेज या बचाव उतना ही ज़्यादा होगा। एक तो ये हो गया डॉक्टर साहब, एक हमारे यहाँ एक कहावत और प्रचलित है कि साहब आप अफीम को अपनी जीभ के नीचे रख लें या कुछ ऐसा, इसमें है क्या कुछ सच्चाई? बेसिकली अफीम इज ओपियम। ओपियम क्या है? बेस्ट पेन किलर है। जो भी ओपिएड प्रोडक्ट्स हैं वो पेन किलर है, मतलब उनसे अपने को दर्द का अनुभव नहीं होता। तो हार्ट अटैक में होता है दर्द, आपने जैसे अफीम लिया आपको दर्द का पता ही नहीं चलेगा, पेशेंट यूफोरिक हो जाएगा कि आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर।
पहले से अच्छा लग रहा है। ये कोई तत्काल ट्रीटमेंट नहीं है, मॉर्फिन ट्रीटमेंट है, बताते हैं साहब आपको, वो केवल पेन किलर है, दर्द में राहत देने वाला है। बताते हैं साहब पैरालिसिस से बचाव हो जाता है, आप अफीम खाइए तुरंत, ऐसा कुछ नहीं है। मिसकंसेप्शन है पब्लिक का, ऐसा नहीं। हाँ, मतलब एक दर्द से थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। हम बातचीत कर रहे हैं प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश बाजिया से। वक्त हो चला ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर सुरेश बाजिया के साथ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बॉडी में खून की कमी होना अर्थात लो हीमोग्लोबिन होना, ये भी इस बीमारी का कारण बनता है। शरीर में खून की कमी को अपन एनीमिया बोलते हैं मेडिकल भाषा में। एनीमिया से क्या होता है, बेसिकली हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हार्ट का मेन मैकेनिज्म है बॉडी के हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को, हर सेल्स को ब्लड पहुंचाना। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को उतने ही टाइम पीरियड में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए क्रॉनिक एनीमिया, जो लंबे समय तक एनीमिया है, वो हार्ट फेलियर का कारण बन जाता है। उसको बोलते हैं हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, मतलब हार्ट ज़्यादा पंपिंग करने से, ज़्यादा काम करने की वजह से कमज़ोर हो जाता है। इसलिए रूटीनली नॉर्मली अपना हीमोग्लोबिन का लेवल 13+ रहना चाहिए, 13 ग्राम पर डे। 13 मतलब डॉक्टर साहब इसमें कोई पुरुष और महिला का लेवल अलग अलग है या? महिला में 11 एक्सेप्टेबल है, पुरुषों में 13 से अबव। मिनिमम बता रहे हैं या मैक्सिमम? रेंज 11 to 13 है, ये मिनिमम 11 से 13 तक दोनों में, मेल फीमेल का इसमें कुछ नहीं है। और डॉक्टर साहब कुछ लोगों में 16 होता है, 17 होता है, तो उसमें 16.5 एडल्ट मेल में नॉर्मल मान सकते हैं। यदि 16.5 से ज़्यादा है, वो कारण हो सकता है स्मोकिंग का। जो स्मोकर्स होते हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स, उसमें कभी कभी 17.5 भी हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। वो रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब जैसे अपनी बॉडी में अपन स्मोक करते हैं, बॉडी में हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हुई, तो अपनी किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है, वो ब्लड के हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा देता है कि अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी लंबे समय से है, इसलिए हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा दो। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं तो अभी तक यही समझ रहा था कि जिनका हीमोग्लोबिन हाई होता है वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। मुझे तो ये लगा कि बॉडी में खून की मात्रा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्वस्थ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप बता रहे हैं। 16.5 से यदि ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है मतलब नुकसानदायक है, इनको गड़बड़ है बॉडी के अंदर, मतलब वो स्वस्थ होने की निशानी नहीं है। तो अगर मान लीजिए 16 से ज़्यादा है, 16.5 से ज़्यादा है, तो उसको भी चेक करवाना चाहिए, किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ये ना डॉक्टर। अब डॉक्टर मेरे सवाल है कि जिन लोगों को, जिन्होंने हार्ट का ऑपरेशन करवा लिया है या आपने ब्लॉकेज बताई और ब्लॉकेज को लगाने के लिए स्टंट डाल दिया है आपने, तो ऐसे लोगों को आगे के लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट तो बन ही गए। बिल्कुल। अब उनका सेकंड, बेसिकली मैं वही बात दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर इलाज बीमारी होने के बाद करते हैं, बीमारी ना हो और या बीमारी दोबारा ना हो, इसके लिए पेशेंट खुद जिम्मेदार होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसकी लाइफस्टाइल उसको बहुत ही डिसिप्लिन रूप में जीनी चाहिए। डेली 30 to 40 मिनट्स वॉक करें। डाइट में अपने डाइट इस तरह से हो, फ्रूट रिच डाइट हो, सैलड रिच डाइट हो, कार्बोहाइड्रेट कम लें, फैट्स कम लें, प्रोटीन ज़्यादा लें, डेली 40 मिनट वॉक करें और साउंड स्लीप लें, स्ट्रेस वाली चीज़ों से दूर रहें और डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया और ट्रीटमेंट टाइम पे लें। मतलब जो रोगी है वो भी और नहीं है वो भी, लाइफस्टाइल आप जो बता रहे हैं वैसी होनी चाहिए। प्राइमरी प्रिवेंशन, सब्जियां खाएं, वॉक करें, तनाव रहित रहें, अच्छी नींद लें। एक तो हार्ट की बीमारी ना हो,
इसके लिए भी अपने को ध्यान रखना होगा। हो गई तो दोबारा ना हो, नहीं तो जैसे क्या होगा, यदि अपने बाईपास करा लिया, अपने स्टेंट डला लिए, स्टेंट डले हैं वो तो एक सेगमेंट में डले हैं, बीमारी और आ जाएगी, स्टेंट बंद हो सकते हैं, स्टेंट के पास में बीमारी आ सकती है, वापस ब्लॉकेज आ सकते हैं, दोबारा ना हो इसके लिए पेशेंट जिम्मेदार होता है। उसको अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा कि मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा कि बहुत सारे स्मोकर्स हैं जो कि पहले भी स्मोक करते थे, बाईपास करने के बाद भी स्मोक करते हैं, थ्रू आउट लाइफ स्मोक करते रहते हैं। उसमें इतना बेनिफिट नहीं मिलता अपने ट्रीटमेंट का, क्योंकि आप एक तरफ तो कपड़ा सिल रहे हो, दूसरी तरफ कपड़े को काट रहे हो, वो कपड़ा कभी भी सिलेगा नहीं। डॉक्टर साहब, इससे एक मिलता जुलता मेरा सवाल है। हमारे अक्सर जो लोग ऐसी बातें भी करते हैं, उनका अपना अनुभव है, कोई 40s में जा करके आया, इटर्नल में जा करके आया, कोई एपेक्स में जा करके आया, कोई अपोलो में जा करके आया, अलग अलग अनुभव में देखा ये गया कि जो आदमी एक बार चेकअप कराने जाता है तो वहाँ डॉक्टर उसको इतना पैनिक कर देता है, इतना डरा देता है कि साहब आपके तो ये हो रहा है, तीनों ब्लॉकेज हैं, तीनों बंद हैं और उसको 90% बंद है और आप करवाइए, अभी करवाइए। तो ये एक तरह से ये मान के चलो कि ये व्यवसाय हो गया है और पैसा कमाने का एक जरिया हो गया, इंडस्ट्री बन गई है, सेवा भावना नहीं रही है, ऐसा आरोप लगता है। आप कितना सहमत हैं, आप बता दीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर पेशेंट को डरा देता है, ऐसा तो मैं इसको एग्री नहीं करता हूँ। डॉक्टर जेन्युइन टॉक करता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, अपने को ये कराना चाहिए। बट अपन एक बीइंग ए इंडियन, मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक की मेंटलिटी है, मैं भी एक इंडियन हूँ, यदि मुझे कोई कहे कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैं इजीली एक्सेप्ट नहीं करूँगा उसको, कि मेरे को कैसे हो सकती है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो पब्लिक का एक्सेप्टेंस पुअर है, लो है, इसलिए डॉक्टर को उसको इन्फोर्स करना होता है कि आपको वास्तव में प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। फिर भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए कई बार डॉक्टर हो सकता है कि हार्श वर्ड में बोल सकता है बिकॉज ऑफ वर्कलोड या और, बट ऐसा नहीं है कि डॉक्टर उसको डराता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, आप व्यवसाय की बातें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर प्रोफेशन इज़ वेरी नोबल प्रोफेशन, इसमें व्यवसाय तो कहीं नहीं है। बट यदि अपन इसको एक ग्रॉसली देखें तो एवरी काइंड ऑफ सर्विस, और डॉक्टर फील्ड भी जैसे जो भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बने हुए हैं, बेसिकली वो मेडिकल बिजनेस है। हाँ, उनको टारगेट दिए जाते हैं, क्योंकि उनका पैकेज होता है, उनको टारगेट भी दिए जाते हैं, तो उनको पूरा अचीव भी करना होता है। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं डॉक्टर्स के फेवर में हूँ, मैं तो एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स कभी भी पेशेंट को डराते नहीं है, गलत राय नहीं देते हैं, वो सही राय देते हैं। बट पब्लिक की एक्सेप्टेंस लो है, वो इसको एग्री नहीं करते कि हमें कुछ प्रॉब्लम है इस तरह की। डॉक्टर साहब, अब ये हार्ट अटैक की अपन महिला और पुरुषों में तुलना करें, मेल फीमेल के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि ये बीमारी पुरुषों में अधिक पाई जाती है बनिस्बत महिलाओं की, ऐसा क्यों? मैं यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, एक यहाँ पे रिस्क फैक्टर की बात करना चाहता हूँ कि हार्ट की अटैक्स के रिस्क फैक्टर क्या हैं। दो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफिएबल, मेडिकल साइंस में इनको डिवाइड किया गया है, मॉडिफिएबल, नॉन मॉडिफिएबल, जिनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, जो मॉडिफाई नहीं हो सकते। जो मॉडिफाई नहीं हो सकते वो है एज, एडवांस एज, आपको हार्ट अटैक आने के चांस ज़्यादा है, मेल सेक्स, पुरुषों में ज़्यादा, और जेनेटिक्स। तो पुरुषों में हार्ट अटैक ज़्यादा क्यों है, मैं बताना चाहता हूँ। महिलाओं में दो तरह के हार्मोन होते हैं, जब तक महिलाएं मेंसेस करती रहती है, मेनोपॉज से पहले उनमें दो तरह के हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, हार्ट को बचाते हैं, क्योंकि वो जब हार्मोन रहते हैं तो क्लॉट बनने का या एथेरोस्क्लेरोसिस बनने का या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने का चांसेस कम रहते हैं। जैसे ही महिला मेनोपॉज के बाद क्या लाइफ जीती है, उसमें हार्ट अटैक की रिस्क इक्वल टू मेल्स, पुरुषों के बराबर हो जाती है। इसलिए जो महिलाओं के मेंसेस के दौरान या मेंसेस से पहले जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। बट मेनोपॉज के बाद मीन्स 50 साल के बाद जैसे ही वो मेनोपॉज में चली जाती है, उसके मेंसेस बंद हो जाते हैं, उसके बाद में उसको हार्ट अटैक होने की रिस्क इक्वल हो जाती है पुरुषों के। तो डॉक्टर साहब, आपका कहने का भावार्थ ये है कि महिलाओं के जब तक पीरियड आते रहते हैं तब तक उनको ये बीमारी होने के चांसेस कम रहते हैं। जैसे ही पीरियड्स बंद होते हैं 50 के बाद, 50 साल की उम्र के बाद, 55 जो भी एक कहते हैं, उसके बाद ये खतरा बढ़ जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो मेन रीज़न ये है। डॉक्टर साहब, आपकी बात करूँ मैं, आप पहले डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे हनुमानगढ़ जैसी छोटी सिटी में आकर के सेवा दे रहे हैं। इससे पहले तो कोई डायबिटीज स्पेशलिस्ट आता है या कोई और दूसरे लोग आते हैं। तो आपने ये जयपुर दिल्ली जैसे महानगर को छोड़ करके हनुमानगढ़ जैसी छोटी सिटी को क्यों चुना, क्या सोच करके आए आप? ये आपने बहुत ही मुझे इस तरह से सवाल किया है कि मैं इसका क्या जवाब दूं, लेकिन मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूं कि आप, मतलब मेरे लिए, आप वो चाहते हो जो आपके लिए अच्छा होता है।
बट भगवान वो चाहता है जो सबके लिए अच्छा होता है। शायद भगवान की मर्ज़ी थी कि मैं यहाँ आके सर्विस दूँ, और मैं पिछले मेरे 4 महीने 5 महीने में मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे पब्लिक का बहुत ही प्यार सपोर्ट मिल रहा है और मुझे सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। चलो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के पेशेंट्स को, मरीज़ को अब 1800 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता और तत्काल ही उनको अपनी सुविधा मिल जाती है। डॉक्टर साहब अपन बात करें कि शुगर, बीपी, हार्ट या अन्य बीमारियों की बात करें तो हमारे इस एरिया के अंदर बहुतायत से पाई जाती हैं, और यही कारण है कि यहाँ अस्पतालों की संख्या भी बढ़ गई है। तो अब आपको भी यहाँ काफ़ी समय हो गया है, तो आप क्या बड़ा कारण, क्या रीज़न पाते हैं कि यहाँ अस्पताल भी ज़्यादा हैं, ये बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं? और अगर अपन थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो वहाँ आपको धोरे जिसको बोलते हैं, टीले बोलते हैं, बागड़ का इलाका बोलते हैं, वहाँ इतनी ये बीमारी भी नहीं है और इतने अस्पताल भी नहीं है, तो ये फ़र्क कैसे? ऐसा तो कोई रीजन मुझे ऐसा देख लीजिए, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा रावतसर को क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ से लेकर के जयपुर तक हॉस्पिटल कम दिखाई देंगे, और जबकि आप रावतसर से शुरू होंगे गंगानगर तक आपको हॉस्पिटल दिखाई देंगे। ये तो मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन मेरा कहने वाला कोई भी हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी होगी वो किसी सिटी में, टाउन में होगी, बीच हाईवे पे तो कैसे हॉस्पिटल बना पॉसिबल है। लेकिन अगर शहर की बात करें, सिटीज की बात करें, तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक आपको सरदार शायद बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें नहीं पाएंगे आप, चूरू में नहीं पाएंगे आप, लेकिन हमारे यहाँ इधर बहुत है। बिकॉज इधर प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। बेसिकली देखा जाए कुछ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है लाइक शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की इधर कॉमन है। उसका कारण ये है कि एक तो खान पान पे स्मोकिंग ज़्यादा है, स्मोकिंग इज़ कम्पेरेटली मोर देन अदर डिस्ट्रिक्ट्स हनुमानगढ़। दूसरा एल्कोहलिज्म ज़्यादा है। तीसरी चीज़ वेट गेन, मोस्टली मैंने ओबीज लोग यहाँ बहुत देखे हैं, खा के मतलब खाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो बेसिकली जो कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम पहले कहते थे खाते पीते घर की प्रॉब्लम से, यूएस पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन थी, बट अभी इंडिया के अंदर भी डाइट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए वो बेसिकली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल मेनली। आपका कहने का भाव है कि हमारे यहाँ के लोगों को थोड़ा लाइफस्टाइल सुधारने की ज़रूरत है। एक तो क्या है, ये धूम्रपान से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है और अल्कोहल से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। शराब भी एक बहुत बड़ा, जैसे आप बता रहे हैं, एक तरफ तो हमारी सोच तो डॉक्टर साहब ये थी कि भी शराब पीने से आदमी का हृदय जो है स्वस्थ रहता है। आप कह रहे हैं कि शराब जो है ये भी एक कारण है हार्ट अटैक का। रियल रीज़न बताना चाहता हूँ, शराब क्यों नुकसानदायक है। बाकी यूरोपियंस ने, अमेरिकन ने कहा शराब अच्छी है, बिकॉज अब हिंदुस्तान में जो शराब पी जाती है वो अकेली शराब नहीं पी जाती है। शराब के साथ आप स्मोकिंग भी कर रहे होते हो, शराब के साथ आप नॉन वेज का सेवन भी कर रहे होते हो, तो ये एडिटिव होते हैं एक दूसरे। यदि अपन 1+1 को तीनों को जोड़े तो 111 हो जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा है। मतलब शराब इतना नुकसानदायक नहीं है जितना उसके साथ हम जो खान पान अपनाते हैं, हम पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं और कितना खा जाते हैं। में अच्छी है, लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा पीना हमेशा नुकसानदायक है। आती तो हर चीज़ की नुकसानदायी है नुकसान। मेरा तो यही कहना है डॉक्टर्स डे पे कि डॉक्टर्स डे अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर BC रॉय जो कि एक लीजेंडरी फिजिशियन थे और वेस्ट बंगाल के सेकंड, हाँ, उनकी पुण्यतिथि और जन्म तिथि एक ही दिन आती है। दिन थी, भारत रत्न अवार्डी थे। इतने ग्रेट लीजेंडरी के याद करके अपन डॉक्टर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी पब्लिक से अपील है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से संपर्क करें, और प्लीज़ डॉक्टर्स का सेव द सेवियर्स। मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी इन करंट सिनेरियो के अंदर डॉक्टर्स के प्रति मारपीट और डॉक्टर के मतलब डिसरेस्पेक्ट जो बढ़ रहा है वो हमें कम करना होगा। अदरवाइज होगा क्या, अल्टीमेटली नुकसान पब्लिक को ही होना है। अपने अच्छे डॉक्टर्स यहाँ रहेंगे नहीं, अपनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी धीरे धीरे डिग्रेड होती जाएगी, ब्रेन ड्रेन बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली नुकसान अपने देश को, अपने देशवासियों को ही होना है। इसलिए सेव द सेवियर्स, रेस्पेक्ट द डॉक्टर्स। थैंक यू। सेव द सेवियर्स और डॉक्टर्स की इज्जत करें। 1 तारीख को, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे है, और हम सबको मिलकर के उस दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हम डॉक्टर्स की इज्जत करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स हमारी जान बचाते हैं। डॉक्टर्स के प्रति जो हिंसात्मक रवैया इन दिनों देखने को मिल रहा है, ये हमारी विकृत हो चुकी सोच का परिणाम है, और हमें अपनी सोच को बदलना होगा। उनके प्रति सम्मान हमें हर हाल में मन में लाना होगा।
और लाना भी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर सुरेश बाजिया। डॉक्टर सुरेश बाजिया का कहना है कि हमारी जीवन शैली, शरीर में अन्य बीमारियों का होना, तनाव, पारिवारिक परेशानियां आदि का हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब हृदय के किसी भाग में धमनी और नसों के जरिए फ्लो होने वाले रक्त में परेशानी पेश आए तो वह आर्टरी डिजीज बन जाती है। इसके अलावा एंजाइना को लोग कई बार छाती का दर्द मान लेते हैं। यह रोग खून के थक्के जम जाने से होता है। इसमें धमनियां रक्त के थक्के जम जाने के कारण संकीर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा अत्यधिक बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से भी हृदय की नसों में खून का फ्लो रुक जाता है, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। डॉक्टर बाजिया का कहना है कि बिगड़ी जीवन शैली, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां भी हार्ट अटैक की बीमारियों को बढ़ावा देती हैं, इसलिए इन पर भी नियंत्रण जरूरी है। डॉक्टर बाजिया का कहना है कि शरीर का मोटापा भी हृदय रोगों का बहुत बड़ा कारण बनता है। हार्ट अटैक की बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर बाजिया कच्ची सब्जियां जैसे गाजर, मूली, शलगम और खीरा भरपूर मात्रा में खाने की भी सलाह देते हैं। डॉक्टर बाजिया का कहना है कि मौसमी फलों को भोजन में यदि हम शामिल कर लें तो भी इस बीमारी से हम बच सकते हैं। बहरहाल उम्मीद है इस कार्यक्रम को देखने वाले हमारे तमाम दर्शक डॉक्टर सुरेश बाजिया द्वारा दी गई सलाह को पल्ले बांधते हुए उस पर अमल करेंगे ताकि इस नामुराद बीमारी से बचा जा सके। अगले हफ्ते फिर हाजिर होता हूँ एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में बता रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।